सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज 15 अगस्त है भैया। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि अभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये हम मनाते हैं 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इंग्लिश में बोलोगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। हर साल 14 अगस्त को हम ये मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था और इस समय भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे, तो उस दौरान लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था। तो उस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ, दंगे हुए, बहुत से लोगों की हत्या हो गई, लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवार के परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, लोगों की जमीन, घर और संपत्ति तक छिन गई, महिलाओं और बच्चों को भी बहुत अत्याचार झेलने पड़े। तो इन्हीं पीड़ितों और जीवित बचे लोगों की याद में ये दिन हमने मनाना शुरू किया। पहली बार हमने इसको 2021 में मनाया था। एक तरफ हम लोग स्वतंत्रता की खुशी तो मनाते हैं कि स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, लेकिन उस समय ये जो आजादी थी बहुत महंगी थी, बहुत दर्द सहा लोगों ने। कभी मूवीज वगैरह में, कभी ऐसा कुछ वीडियो में अगर आप देखते होंगे जहाँ पे उसका केवल एक अंश मात्र आपको दिखाया जाता है, तो आप देखोगे तो रूह कांप जाती है। जो फिक्शन मूवीज बनती है, मार धाड़ ये चीजें देखते हैं अपन, जब फेक चीजें होती है, वो तो रियल में था। तो बहुत बुरा समय था। तो याद रखेंगे अभी 14 अगस्त को होता है ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभी अगस्त में कौन कौन से दिवस हमने मनाए। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को एक तो महाराष्ट्र ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस भी होता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस बोल दो या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस बोल दो। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, और 12 अगस्त को एक तो इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया, और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, ये विश्व अंगदान है जो ऊपर देखा हमने, वो राष्ट्र अंगदान है 3 अगस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कल वाला वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था, वो बाय मिस्टेक मेरे से अनलिस्ट पे बटन दब गया। मतलब मॉर्निंग में अपलोड हो चुका था और कुछ ही मिनट में वो मिस्टेक से, मुझे ध्यान नहीं रहा कैसे, अनलिस्ट के ऊपर बटन दबा करके उसको सेव कर दिया और मैं सो गया मॉर्निंग। फिर मुझे वो बहुत देर बाद, लगभग दिन में 2-3 बजे की बात होगी, 3 बजे के आसपास की बात है, तब जा करके मुझे पता लगा कि ये मिस्टेक हो गई। इसलिए आपको वीडियो ऐसा लगा होगा कि दिन में जाके वीडियो आया, सुबह मॉर्निंग में वीडियो नहीं आया। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, सारे उल्टे उल्टे काम ही हो रहे हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ की मान्यता अभी निलंबित कर दी है? तो आंसर होगा भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। तो अभी 12 अगस्त को ही युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता को निलंबित कर दिया। यानी अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को देश में टेबल टेनिस के लिए आधिकारिक राष्ट्र महासंघ के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा, मान्यता निलंबित क्यों कर दी? तो इसके कुछ मुख्य कारण बताए गए, जैसे समय पे ये चुनाव नहीं करा पा रहा है, मंत्रालय ने कई बार नोटिस दिया तो संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे रहा है कि कब कराएंगे, क्या है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने में देरी हो रही है, सही से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भी नियम है उसका ये पालन नहीं कर पा रहा है। तो इन सब कारणों से अभी निलंबन दे दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अब क्या होगा? तो मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ से सलाह लेकर के एक अंतरिम तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी बनाए। ये कमेटी क्या करेगी? अभी टेबल टेनिस का प्रशासन संभालेगी, खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं से जुड़े काम देखेगी और तब तक काम करेगी जब तक टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में नियमों के अनुसार नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, वो नियम से काम करना शुरू नहीं कर देते, जो भी कमियां हैं उनको दूर नहीं कर लेते, तब तक ये निलंबन जारी रहेगा। टेबल टेनिस की बात करें, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें, तो स्थापना इसकी होती है 1926 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और हेड है पेट्रा सॉर्लिंग। वैसे हमारे एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंता शरद कमल, इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। और अभी आपको याद होगा 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये हुआ था नई दिल्ली में। ये इसका 22वां संस्करण था और इसका मैस्कॉट क्या रहा? मैस्कॉट है मयूर। मयूर मतलब मोर। और आप जानते हो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे कौन है? विवेक कोहली है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 2026 की सबसे मूल्यवान
पारिवारिक व्यवसाय सूची में प्रथम स्थान किस परिवार ने प्राप्त किया? तो आंसर होगा अंबानी परिवार। तो हुरुन इंडिया की 2026 की रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े और मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों फैमिली बिजनेसेस को रैंकिंग दी गई है। ये इस रिपोर्ट का तीसरा एडिशन है। तो इसमें भारत के 300 सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की कुल वैल्यू जो आंकी गई है वो लगभग है 138 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2024 की तुलना में लगभग 27.5% ज्यादा है। तो सबसे पहले स्थान पे यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से जो बिजनेस फैमिलीज हैं उनमें सबसे नंबर 1 पर है अंबानी फैमिली, जिनकी कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कितना वैल्यूएशन है? तो 25,82,800 करोड़ रुपए, ये इनका वैल्यूएशन है। दूसरे स्थान पे बिरला परिवार, बिरला ग्रुप। तीसरे पे जिंदल। तो सबसे अमीर बिजनेस परिवार कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी कि अंबानी परिवार। अब एक तरह से ये रैंकिंग हो रही है, रैंकिंग वाला प्रश्न, इंडेक्स वाला। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, सूचकांक हैं कुछ, देखो सारे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 94 पे है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉप पर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर पाकिस्तान हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 70वें स्थान पर है, टॉप पर स्वीडन हो गया। आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत छठे स्थान पे हो गया। सबसे प्रदूषित शहर पूछोगे तो गाजियाबाद का लोनी है, और दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया था। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर है, टॉप पर सिंगापुर हो गया। इसको जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका हो गया। और देखो ये देखो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। वर्ल्ड बैंक ने जो अभी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट बताया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि दुनिया में 22वें स्थान पर है, पहले पे चाइना का फुजोउ पोर्ट है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। भारत में बात करोगे तो नई दिल्ली सबसे अच्छे स्थान पर है, लेकिन विश्व में 120वें स्थान पर है। भारत सरकार ने पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को जारी किया। जारी करने वाला मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, और इसमें आधार वर्ष बेस ईयर क्या रखा? 2024-25 को रखा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सूत्र 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अभी कहां पर हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। तो बात करते हैं क्या ये अभी 12 अगस्त को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में IIHT सूत्र 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। IIHT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। और इस सम्मेलन को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी लॉन्च किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था हथकरघा क्षेत्र की पढ़ाई और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाया जाए, ताकि छात्रों को नई तकनीक की जानकारी मिले, उद्योग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा मिले, बाजार की बदलती मांगों को सुलझाने में मदद मिले, रोजगार और उद्यमिता के बेहतर अवसर मिल सके। थीम भी रखी है वैसे इन्होंने, IIHT वेविंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एडुकेट इनोवेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इतना सा याद रख लो। सूत्र 2026 का ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, पहली बार हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। इसी तरह से कुछ और सम्मेलन, कुछ और समिट्स हम रिवाइज करते हैं। जैसे पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र हुआ था शिलोंग मेघालय में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया चंडीगढ़ में। सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई ब्राजीलिया, ब्राजील में। दूसरा पैक्स सिलिका समिट, ये हुआ वाशिंगटन DC में। और पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ जयपुर राजस्थान में। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में।
एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की 28वीं सोसाइटी बैठक कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तीसरा भारत टैक्स 2026 हुआ नई दिल्ली में। और भारत पहली बार 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक राजस्थान के जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग का 60वां वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ समिट्स अभी न्यूज में थे, हमने रिवाइज कर लिए लेटेस्ट। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गुजरात में डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूना डीसा। तो ध्यान से सुनना, अच्छा प्रश्न है ये। अभी गुजरात के बनासकांठा जिले के जूना डीसा में एक बड़ा रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और नाइट सफारी बनाया जाएगा। ये एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और नाइट सफारी होगा, ये ध्यान रखना। जो बनेगा जूना डीसा नामक स्थान में, जो कि है बनासकांठा जिले, राज्य कौन सा, गुजरात। लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बनाया जाएगा और इसमें लागत आने वाली है 542.14 करोड़ रुपए। तो यहाँ दिन का चिड़ियाघर होगा, दिन के समय चिड़ियाघर हो गया, और 5 विशेष नाइट सफारी बाड़े होंगे। नाइट सफारी क्या होता है? जहाँ पे आप नाइट में जाते हो अंधेरे में, तो लोग सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जानवरों को यहाँ पे देख सकेंगे। मतलब बहुत कम रोशनी होती है और खास तौर पे जो जानवर रात में सक्रिय रहते हैं, रात में बाहर निकलते हैं, उनको देखने का आपको अवसर मिलेगा। वैसे याद रखना, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि भारत का पहला नाइट सफारी ये कहाँ पर है या कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में है। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और नाइट सफारी है। रेगिस्तान थीम वाला, इस शब्द पे जोर दे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और प्रश्न अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो देखो, एक तो यही आ गया ना प्रश्न, देश की पहली नाइट सफारी कौन सी है, कहां पर शुरू होगी? लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये बना पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा लद्दाख में। और देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च हुआ था चेन्नई में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। डेनमार्क के नाइट क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था विजय शंकर। और पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रूपनगर जिले में है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी ये बनेगा हरियाणा में, अरावली के पहाड़ों पे। और तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है। ठीक है, तो आप देखोगे इसी से संबंधित ये मिलते जुलते प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ रिवाइज कर लिया। ठीक है, आप भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रशिया ने ऑस्कैट बैंक विवाद में किसे आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा डीवाई चंद्रचूड़ को। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, 50वें नंबर के रहे थे, आपको याद होगा, डीवाई चंद्रचूड़। और अभी इन्हीं को रशिया ने एक अंतरराष्ट्रीय विवाद में आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है। यह विवाद रशिया और यूक्रेन के बीच है। क्या विवाद है भैया? तो यूक्रेन का एक सरकारी बैंक है ऑस्कैट बैंक। इसका कहना है कि रशिया के सैन्य अभियान और कब्जे के कारण, जब मतलब इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उसने कई क्षेत्रों में उसकी जो मौजूदा संपत्ति है बैंक की, तो उसको नुकसान पहुंचाया, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया है। और अब बैंक इस नुकसान के बदले रशिया से सैकड़ों मिलियन डॉलर का मुआवजा मांग रहा है। रशिया कह रहा है कि भैया नहीं नहीं, हमने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये वो। तो अब ये जो मामला है किस कानून के तहत आ गया है? तो ये मामला 1998 के रूस यूक्रेन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में चल रहा है। मतलब दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता जिसमें एक दूसरे के निवेश और निवेशकों की सुरक्षा से जुड़े नियम तय किए जाते हैं। वैसे तो इस मामले में 3 आर्बिट्रेटर्स चुने गए हैं, यानी कि मध्यस्थों को चुना गया है। ये पता करेंगे कि कौन सही है कौन नहीं है, रशिया को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इन 3 में ये भारतीय हैं, तो इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन कहाँ से आता है। तो डीवाई चंद्रचूड़। अब ऐसा नहीं है रशिया ने इनको अपनी तरफ से नियुक्त किया मध्यस्थ के रूप में, तो ये रशिया के लिए काम करेंगे, ये न्यूट्रल होकर के काम करेंगे। ये जांचेंगे कि भैया जो बात कह रहा है कौन किसकी बात कितनी सही है, और ये फाइनल अपनी रिपोर्ट देंगे, फाइनल बताएंगे कि भैया कौन सही है। ठीक है, तो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं डीवाई चंद्रचूड़। आपको याद होगा कुछ समय पहले इनकी बुक आई थी जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 53rd नंबर के,
वो सूर्यकांत जी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से किस स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। तो आंसर होगा हल्द्वानी। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के लामा चौड़ा क्षेत्र में शिफ्ट करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। वर्तमान में नैनीताल में है यहाँ का हाईकोर्ट, और अब इसे शिफ्ट करके लामा चौड़ा स्थान है हल्द्वानी में, वहां पर इसको शिफ्ट किया जाएगा। तो सरकार का उद्देश्य है यहाँ एक बड़ा और आधुनिक हाईकोर्ट परिसर बनाना। पहले क्या है, 2023 में इन्होंने कहा था कि शिफ्ट तो करेंगे हल्द्वानी में, लेकिन हम हल्द्वानी में कहाँ पर, तो गोलापार में, यहाँ पे एक स्थान है गोलापार, वहां पे शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन अब फैसला बदल दिया। अब इन्होंने कहा कि नहीं, गोलापार नहीं, लामा चौड़ा जाएंगे हम। तो लामा चौड़ा स्थान पे बनेगा ये, यूँ समझ लो लंबा चौड़ा स्थान है, वहां पर बनेगा। बाकी उत्तराखंड की बात है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून हो गई है, वैसे यहाँ की समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर है गुरमीत सिंह। टेहरी डैम आपको यहाँ पर मिलेगा भागीरथी नदी पर, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी है उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला या भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क। इसमें से रामगंगा नदी निकलती है, तो अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। कुछ फेस्टिवल्स में बात करें तो फूलदेई त्योहार हो गया, मक्कन महोत्सव, अंडूरी हो गया, हरेला उत्सव हो गया, ये सब यहीं के फेस्टिवल्स हैं। राजकीय पशु में बात करेंगे, अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया, पक्षी है हिमालयन मोनाल, फूल है ब्रह्म कमल, मछली है प्यूटेटर महशीर। बाकी आपको बता दूं, अभी जो धर्मागार्जन सैन्य अभ्यास हुआ था भारत जापान के बीच में, यहीं पर हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में। और स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल ये भी अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ था। जो लोग 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं उन यात्रियों की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला ये उत्तराखंड के बाद गुजरात अभी दूसरा राज्य बन गया। 25वां अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 ये हुई थी उत्तराखंड के टिहरी झील में। उल्लास योजना के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य ये बना उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया। तो अभी इसको शुरू किया, इसको लॉन्च किया हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं ये, और अभी इन्होंने ही ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है गांव के बच्चों और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने का मौका मिले और गांव में पढ़ने की आदत विकसित हो। तो जो एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया उसका नाम है ग्रामीण ज्ञान सेतु। अभी राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ठीक है, तो अभी इस एप्लीकेशन को अगर पूछ ले कि कहाँ पर लॉन्च किया, कहाँ इसकी शुरुआत हुई, तो गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र। उद्देश्य है गांव गांव में पुस्तकालय बनाना और उन्हें आपस में जोड़ना। मतलब हर गांव में एक पुस्तकालय तो जरूर होगा। और इस एप्लीकेशन से अभी 752 पुस्तकालयों को जोड़ दिया गया, 63 और जोड़े जाएंगे। और हर ग्राम पुस्तकालय में लगभग 5000 से लेकर 6000 तक की पुस्तकें होंगी। इस नेटवर्क में 4 बड़े पुस्तकालय गांव के पुस्तकालयों को भी जोड़ा गया है। तो इनमें कुल लगभग 28 लाख किताबें उपलब्ध हैं। मतलब अगर किसी गांव की लाइब्रेरी में अगर 5000 किताबें हैं तो वहां का बच्चा ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन के जरिए पूरे नेटवर्क के लगभग 28 लाख जो किताबें हैं उनमें से उसकी पसंद की कोई भी किताब वो मंगवा सकता, क्योंकि सबको आपस में जोड़ दिया गया। तो अगर आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, किसी और के लाइब्रेरी में है, वो देख लो। कहीं पर भी अगर आपको मिलती है तो उस एप्लीकेशन की मदद से आप उसे अपने पास मंगवा सकते। अच्छा, ये हमने देखा अभी राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस ये कब मनाया, ये 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी डे। ये दिन डॉक्टर SR रंगनाथन जी की जयंती को मनाया जाता है, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में माना जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का जनक इनको भारत में माना जाता है। ठीक है, तो उन्हीं की जयंती को हम ये राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते हैं 12 अगस्त को, ध्यान रखना। बाकी एप्लीकेशन वाला प्रश्न है तो कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल वाले प्रश्न में आपको रिवाइज। अभी प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया था EPFO ने, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने, और खुआरल एप्लीकेशन को मिजोरम ने, इस्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, सुपर सेल्स साथी एप्लीकेशन को LIC ने, प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को NCERT ने, CPO पोर्टल को मतलब सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स नाम से जो पोर्टल है इसको नीति आयोग ने, कर्तव्य कामस एप्लीकेशन को कर्नाटक ने, श्रम मित्र एप्लीकेशन को हरियाणा ने, जीवन एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन को भारतीय सेना ने लॉन्च किया। बाकी स्वच्छ एप्लीकेशन को हमारे जो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया।
और WT मारुत एप्लीकेशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभिज्ञान एप्लीकेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। एयर सुविधा 2.0 ऑनलाइन पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को उत्तर प्रदेश ने, TG वीर पोर्टल को अभी तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई? तो सही उत्तर होगा गोवा में। तो ब्रिक्स ओपीएसटी मतलब ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अभी 8वीं बैठक हुई, 12 से लेकर अभी 14 अगस्त तक हुई। कहां पे? गोवा में हुई। तो हिंदी में आप इसे बोलोगे ओपीएसटी को, महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसके तहत ब्रिक्स देश समुद्र और ध्रुवीय क्षेत्रों पर वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीक और जानकारी आपस में साझा करते हैं। मतलब इनकी जो बैठक हुई है उसमें इसकी जो शुरुआत है ना, ये बैठकों की जो इनकी शुरुआत है वो 2018 में हुई, जिसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के बीच महासागर और ध्रुवीय अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना। भारत इससे पहले भी तीसरी बैठक की मेजबानी कर चुका है 2020। अभी इसकी ये 8वीं बैठक है। 8वीं बैठक को भारत ही क्यों होस्ट कर रहा है? क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स की अध्यक्षता ही इस बार भारत के पास। ठीक है, तो ब्रिक्स से संबंधित जो भी बैठकें होगी वो सब भारत में होगी। देखो, ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, जब इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जब शामिल होता है तो ये हो जाता है ब्रिक्स। पहली बैठक 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग, रशिया में। पिछले साल जो बैठक हुई थी वो 17वां एडिशन था, होस्ट किया था ब्राजील ने। इस बार 18वां एडिशन है, भारत होस्ट कर रहा है। भारत के शेरपा बनाए गए सुधाकर दलेला। भारत ये चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में कर चुका। थीम याद रखना, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कुछ अभी जो बैठकें हुई हैं जो हमने पढ़ी है अलग अलग समय पे, मैं आपको सारी रिवाइज कराता हूँ। जैसे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ था अभी इंदौर में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई वाराणसी में। ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हुई पूरी उड़ीसा में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई गुरुग्राम, हरियाणा में। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई जयपुर में। रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई तिरुवनंतपुरम में। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई बंगलुरु। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक हुई गुवाहाटी, असम। केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की अभी बैठक हुई थी। कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। और 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में हुई। और अभी 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो हुई थी चंडीगढ़ में। अभी याद रखना, ब्रिक्स वेव्स बाजार जो कि एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस और नेटवर्किंग कार्यक्रम है, इसका आयोजन हुआ था मुंबई। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने एक साथ रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कृषि छात्रों के लिए NSP DBT प्रणाली को अभी किसने शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा, भाई कृषि से संबंधित है तो हमारे कृषि मंत्री होंगे उत्तर। तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान ने। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कृषि छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल DBT प्रणाली को शुरू किया। इसका उद्देश्य है छात्रों की छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, उसका पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? छात्रवृत्ति मिलने में होने वाली जो देरी है, जो परेशानी है, वो कम होगी। DBT का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो पैसा है वो बैंक के खाते में जाता है, मतलब जो भी आपका खाता है, जो भी अकाउंट है, वहां पर जाए। तो सरकार चाहती है कि छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिले ताकि वे पैसे की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। और शिवराज सिंह चौहान ने, मतलब जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कृषि की पढ़ाई केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को खेतों और वास्तविक कृषि परिस्थितियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना प्रश्न। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ में एक बार यार शेयर जरूर करना। और PDF और बाकी प्रैक्टिस के लिए जो उनकी क्विज होती है वो आपको डेली मिली जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारतीय वायुसेना ने भी किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति अभ्यास किया? तो मलेशिया। फिर पूछा एंड्रास बाका अभी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो हंगरी के बने। फिर पूछा मौत की सजा खत्म करने वाला पहला अरब देश ये कौन सा है? लेबनान है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन सा पक्षी दान दिया अभी या उपहार में दिया? तो आंसर होगा मोर। बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB कोच का पहला रैक अभी तैयार किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। फिर पूछा मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर पद पर नियुक्त किया गया अभी डॉक्टर भूमा विजी को। पहली बार ब्लैक नेक्ड
क्रेन फेस्टिवल का आयोजन हुआ अभी लद्दाख में। भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी का पेट्रोल वेसल जिसका नाम है श्रुति, इसको कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए टीजी वीर पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। और विश्व अंगदान दिवस अभी 13 अगस्त को मनाया गया। बाकी चलो अभी कल का भी हम होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर होगा एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या होती है? टालिन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।